मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मैं पेरेंट हूँ। मैं जितना अपने पार्ट पे समझा सकता था उतना हमेशा समझाता हूँ। तो अब मुझे लगता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन को इकट्ठे ही बैठ जाना चाहिए समझाने के लिए, ताकि जो प्रोफेशनल गोल्स हैं वो ये समझा सकें और पर्सनल कैसे डील करना है मैं समझाऊँ, ताकि हम अपने बच्चों में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट ले पाएँ। तो आज यही मीटिंग है। एक बार डॉक्टर साहब को तो आप सब जानते ही हैं। तो पहले डॉक्टर साहब लुधियाना होते थे, अब मैंने इनको यहाँ भी 3 दिन परमानेंट कर लिया है कि आप 3 दिन यहाँ 3 दिन लुधियाना, ताकि हम पेरेंट के सारे जो कंसर्न्स हैं उसको सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है जी, तो करें जी शुरू कहाँ से। जिस पेरेंट के जो कंसर्न्स है वो हमें कॉन्टिन्यूसली पूछ सकते हैं, कॉन्टिन्यूसली हमसे डिस्कस कर सकते हैं जी, प्लीज। सो मेजर जो भी कंसर्न्स हैं, मैं ये सोच रहा था कि कुछ एक ना स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं। स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। सो ऐसे कुछ 4-5 मॉड्यूल्स हैं। पहले मैं ये 4-5 मॉड्यूल्स अगली 1-2 मीटिंग्स के अंदर अंदर कवर कर दूंगा। कोशिश करेंगे आज ही 1 या 2 मॉड्यूल कवर कर दें। ये कुछ नहीं है, 10-10, 15-15 मिनट की कुछ चीज़ें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको तरीके से समझनी है। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आप सबके पास कॉपी पेन वो दे रहे हैं। कुछ एक पॉइंट्स लिखवाऊंगा, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी जैसे मर्जी लिख लेना। छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवाऊंगा। एक रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश ये करनी है हर समय ये कॉपी अपने पास रखिए, ताकि जब कभी भी हमें अगला मौका मिले, जब कभी भी हम बात करें, ये बुक ना आपकी एक रेफरेंस बुक बन जानी चाहिए। क्योंकि इसमें मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखवा रहा हूँ जो 80% से ज़्यादा बच्चों के लिए काम में आएंगे ही आएंगे। किसी 1-2 के नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, वो समझ लें, वो किसी दूसरे को दोबारा हेल्प कर देंगे। सो ये मॉड्यूल्स मैं 2-3 बार चलाऊँगा, उसके हिसाब से आप नोट करते रहिएगा। मैं बता दूंगा क्या नोट करना है आपने, तो वो देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आज का है, फिर आप लोगों के जनरल कंसर्न मैं बाद में ले लूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये जो मैं समझाने जा रहा हूँ ये वैसे ही आपके बहुत सारे पॉइंट सॉल्व कर देगा। देखो, सबसे पहला जो मेजर पॉइंट आता है ना, वो ये आता है कि मेरा बच्चा जो है वो जिद्दी है, मेरी बात सुनता नहीं है, आपके यहाँ कर लेता है, मेरे पास घर पे नहीं करता है, और वो उसको हम टिकाना चाहें वो बैठता नहीं है। उसको कोई चीज़ मांगे, अगर हम दे नहीं तो या तो ज़मीन पे लेटने लग जाता है, या खुद को मारने लग जाता है, या हमें मारने लग जाता है, या चिल्लाने बहुत लग जाता है, या वो जो भी चीज़ मांगे हमें देनी ही पड़ती है। अब ये एक सिचुएशन है। हो सकता है आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम 10-20% हो, किसी बच्चे में 50-60% हो, किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा हो। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हम इसको एक समझेंगे इस चीज़ को। अच्छी बात है, अगर आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम कम हो तो आप पेरेंट्स हैं, दूसरे पेरेंट के साथ उनको एक्सप्लेन करना है ये वाला सिस्टम। तो अब इसको इस तरीके से समझना है। इसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियरल इश्यूज। एक चीज अच्छी तरह से समझिए कि जो बिहेवियर है ना आईक्यू है ना ऑटिज्म है। यानी कि जिस प्रॉब्लम के लिए आप बच्चे को हमारे पास लेकर आ रहे हैं, उनमें मेजर 2 प्रॉब्लम होती हैं, एक आईक्यू की और एक ऑटिज्म की। आईक्यू का मतलब होता है समझ, कि बच्चा अपनी उम्र से पीछे जा रहा है। मेरा बच्चा मान लो 6 साल 7 महीने का है, लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंस की उम्र है वो 4 साल 6 महीने बच्चे के बराबर है। सो उसको हम कहते हैं कि आईक्यू की प्रॉब्लम है, यानी कि समझ में कम होना। दूसरा आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म एक बिल्कुल अलग चीज है। उसमें सिर्फ 3 चीजें होती हैं, आप नोट कर लें जिसको भी लिखना है। ऑटिज्म में सिर्फ 3 चीजें होती हैं। बोलचाल की कमी, यानी कि मेरे ये बच्चे दूसरे बच्चों के साथ प्रॉपरली या दूसरे लोगों के साथ प्रॉपरली बोलते नहीं हैं। अब ये बोलने का कुछ हो सकता है, किसी के पास हो सकता है 1 वर्ड भी ना हो, किसी के पास हो सकता है 3-4 वर्ड हो, लेकिन सिर्फ जरूरत वाला बोलता हो, लेकिन अपनी उम्र के मुताबिक वो बोलचाल नहीं करता। ऑटिज्म का पहला रूल है बोलचाल ना करना। ऑटिज्म का दूसरा रूल है मेल जोल ना करना, यानी कि मेरा बच्चा अपनी उम्र के बच्चों के मुताबिक मिलता जुलता नहीं है। जैसे दूसरे बच्चे मिक्सअप हो जाते हैं दूसरे बच्चों के साथ, ये वैसे नहीं होता। जैसे दूसरे बच्चे स्ट्रेंजर्स के साथ या सोसाइटी में या सोशल जाकर मिक्सअप होते हैं, ये नहीं होता। सो पहला क्या हो गया? बोलचाल। दूसरा क्या हो गया? मेल जोल। और तीसरा आता है कि कोई स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर। स्टीरियोटिपिकल को आप सेंसरी भी लिख सकते हो, कि मेरा बच्चा हैंड फ्लैपिंग करता है, या मेरा बच्चा टो वॉकिंग करता है, या वो कान पर हाथ रखता है, या वो चीज़ों को स्मेल करता है, या वो गोल गोल घूमता है, या वो हाथों को देखता है, या वो आंखों के कॉर्नर से देखता है, या उसको कपड़े से प्रॉब्लम है। वो अलग अलग बच्चों में अलग अलग प्रॉब्लम्स। तो अब इसको ऑटिज्म को पहले समझना जरूरी है, क्योंकि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं अगर वही नहीं समझ आएगा ना तो हम कंफ्यूज रहेंगे। सो ऑटिज्म का मतलब सिर्फ 3 चीज़ें, बोलचाल नहीं, मेल जोल नहीं
और कुछ अलग तरीके का व्यवहार, दैट्स इट। इसके अलावा जो कुछ है वो जो आप मुझे बताते हैं कि ये कर लेता है, ये नहीं करता है, ये सुन लेता है, ये समझ लेता है, ये नीड बेस्ड काम कर लेता है, वो सब आईक्यू है। अब मैं उसको बार बार बुला रहा हूं, नाम से नहीं पलट रहा, मैं कह रहा हूं चलो ये लो चीजी, फटाफट सुन रहा। मैं उसको नाम से बुला रहा हूं, नहीं सुन रहा, मैं कह रहा हूं चलो घूमी घूमी, फटाफट आ जाता है। सो उसको, इसका मतलब उसको समझ तो आ रही है, समझ आ रही है, मतलब आईक्यू अच्छा है। अब आईक्यू अच्छा होने के बावजूद वो बहुत सारी चीजें अपनी उम्र से पीछे जा रहा है, क्योंकि शायद हमने उसको स्ट्रक्चर ट्रेनिंग नहीं दी। स्ट्रक्चर ट्रेनिंग इसलिए नहीं दी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये भी देना है। ये सारी चीजों को अगर हम सिस्टमेटिकली समझ लेंगे ना, तो हम पेरेंट खुद एक स्पेशल एजुकेटर बन जाएंगे। अब इसके अंदर मैंने दो चीजें समझाई, एक आईक्यू यानी कि समझ की कमी, एक ऑटिज्म यानी कि बोलचाल, मेलजोल या कुछ अलग तरीके के स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर की प्रॉब्लम। उसमें बिहेवियर दूसरा कहाँ है, जिद्दी बनने वाला कहाँ है? ना वो आईक्यू है ना ऑटिज्म है। और हम मैक्सिमम पेरेंट्स अपने इस बिहेवियर की वजह से सबसे ज्यादा परेशान है कि मेरा बच्चा मेरी बात सुनता ही नहीं है, वो मेरी बात मानता ही नहीं है, वो कुछ मांगे और हम ना दें तो वो रोना बहुत शुरू कर देता है, या हिट करना शुरू कर देता है, या दूसरे को हिट करना शुरू कर देता है, या खुद को हिट करना शुरू कर देता है, और इतना चिल्लाता है, इतना चिल्लाता है, हमें देना ही पड़ता है। अब ये जो देना ही पड़ता है ये बिहेवियर है। बिहेवियर ना आईक्यू की प्रॉब्लम ना ऑटिज्म की प्रॉब्लम, और हम सबसे ज्यादा मोटे तौर पर परेशान इस बिहेवियर की वजह से होते हैं। और देखने से लगता है कि ऑटिज्म बढ़ गया, क्योंकि बच्चा इतना ज्यादा टेंट्रम थ्रो कर रहा है, हम हर चीज को ऑटिज्म के साथ जोड़ देते हैं। अब हम जितनी मर्जी थेरेपी कर लें, अगर आप लोग पेरेंट ये नहीं समझे कि बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है, तो ये महीनों का काम सालों तक लटक जाएगा। तो इसमें पैसा भी लग रहा है, इसमें मेहनत भी लग रही है, टाइम भी लग रहा है। तो आज जो मैं मॉड्यूल शुरू करने जा रहा हूं वो है बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है। बिहेवियर को कंट्रोल करने का एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीका है, उसके 4 स्टेप्स हैं। करने में मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन कोई भी चीज मुश्किल है तो क्या हम नहीं करेंगे? हम भी तो कंट्रोल करते ही है ना यहाँ पे बच्चे को। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो वो सिस्टम समझ लेते हैं। हमने बिहेवियर को कंट्रोल करने के 4 स्टेप लिखने हैं, सिर्फ पॉइंट लिखवा रहा हूं, वो लिख लो, बाद में समझाता हूं। सबसे पहला, इग्नोर। इग्नोर को ब्रैकेट में हिंदी पंजाबी में लिख लो नजरअंदाज। मतलब इग्नोर, नजरअंदाज यानी कि अनदेखा करना, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप इसमें साइंटिफिकली तरीके से आता है डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट को पंजाबी में लिखो या हिंदी में लिखो ध्यान वंडाना। क्या बोलते हैं, मतलब आप समझ लेना कि ध्यान बटाना, मतलब ध्यान कहीं और लगाना उसका, डिस्ट्रैक्ट। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल है चेंज द लोकेशन। इसको ब्रैकेट में लिखना है जगह बदलना। चेंज द लोकेशन, जगह बदलना। चौथा आता है फॉलो द कमांड, कहना मानो। फॉलो द कमांड, ब्रैकेट में लिखो कहना मानो, पंजाबी च लिख लो, मतलब जिस तरह भी लिखना है, कहना मानना या कुछ। सो 4 चीजें इंग्लिश में हो गई, इग्नोर, डिस्ट्रैक्ट, चेंज द लोकेशन एंड फॉलो द कमांड। पंजाबी में क्या हो गई कि हम इसको अनदेखा करें, या फिर उसका ध्यान बटाएं, या फिर जगह चेंज करें, या फिर उसको अपने कहे अनुसार कोई काम करवाएं। मैं अभी आपको इसका एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा, ये बिल्कुल सिस्टम से आपको समझ आ जाएगा। ये है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी का ये जो रूल बना हुआ है, ये प्योर साइंटिफिक तरीका है और हम यही इस्तेमाल करते हैं। ये इस स्टेप को अगर आप साइंटिफिकली से सीख लीजिए, आप भी कर पाएंगे। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, मैं समझाता हूं इसमें क्या करना है। सबसे पहली चीज, बच्चे ने मुझसे कोई चीज मांगी। सपोज मोबाइल पड़ा था कमरे में और बच्चे ने मोबाइल मांग लिया। अब ये मोबाइल कुछ भी हो सकता है वो पेप्सी कोक फेंटा हो, या हो सकता है वो कोई और चीज हो। बच्चे ने वो मांगी, मैंने नहीं दी, और बच्चे का बिहेवियर टेंट्रम बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो बहुत ज्यादा रो पड़ा, बहुत ज्यादा चिल्लाया, मैंने दे दी। अब जब मैंने दे दी तो इसका मतलब मैंने उसको ये सिखा दिया कि बेटा रोगे तो मिल जाएगी। अब बच्चा तो छोटा है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है। हमने जाने अनजाने में उस बच्चे को यह सिखा दिया है कि बेटा रोगे तो मिलेगी। अब उसकी रोने की आदत बनने का सर्किट बनना शुरू हो गया।
अब एक मीटिंग में मैंने आपको यह कह दिया कि रोने पर नहीं देना, और आपने बड़े एंथुसियास्टिकली जाकर मेरी बात को माना, उसको रोने दिया और कहा कि रो ले, अब नहीं दूंगी। वो और रोया, मैंने कहा नहीं दूंगा। वो और रोया, मैंने कहा ले फड़। अब हुआ क्या, जाने अनजाने में मैंने उसके ब्रेन को ट्रेंड कर दिया कि बेटा जब तू ज्यादा रोएगा तब मिलेगी। सो देयर इज अ रूल। हमारा जो ये ब्रेन चलता है ये किसी प्रिंसिपल के हिसाब से चलता है, अंदर एक कानून चलता है, इसके अंदर वो कानून हम लिखते हैं। सो ये जो रूल है ना, ये परसिस्टेंट होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूं इसका यही फॉलो से सिस्टम करना है। सो पहला स्टेप है इग्नोर। रो रहा है, रो ले। एक बार ना कह दिया तो अब ना ही है, अब मिलना नहीं है, और रो ले। अब उसका तरीका क्या होता है, आप ना उसकी नजरों के सामने से हट जाओ, क्योंकि वो जो रोना दिखा रहा है वो आपको दिखा रहा है। तो आप किसी तरीके से उसको उस कमरे से बाहर निकलिए। हाँ, मेरे बच्चे की कोई सेफ्टी रिस्क है तो बात अलग है, ये ना हो कि उसको नुकसान पहुंच जाए, वो अपने आप को चोट पहुंचा ले, वो एक अलग मुद्दा है। हर बच्चा अलग है, उसको उसी हिसाब से समझेंगे, बट तरीका समझ लीजिए। पहला स्टेप है इग्नोर। इग्नोर मतलब वो रो रहा है, मैंने चीज नहीं दी, बात खत्म, मैंने नजरअंदाज किया। वो और रो रहा है, मैंने तब भी इग्नोर किया, और बल्कि उसकी आंखों से उठकर चला गया। अब मैं उसको नजर नहीं आ रहा, तो यकीन मानिए 70% चांसेस हैं कि बच्चा थोड़ी देर के बाद चुप हो जाएगा। 70% चांसेस हैं, साइंटिफिकली बात कर रहा हूं, कि बच्चा इग्नोर करने पर वो देखेगा मेरे रोने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो 2 मिनट में नहीं तो 4 मिनट के बाद चुप हो जाएगा। चीज नहीं देनी उसको जिस चीज के लिए वो रो रहा था। अब होता क्या है, मैंने क्या कहा कि 70% के केसेस में हो सकता है मेरा बच्चा ना रुक रहा हो, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस फार्मूले से नहीं चलेंगे। तो फिर मेरे पास स्टेप 2 है। स्टेप 2 मैंने आपको क्या लिखवाया, डिस्ट्रैक्ट। अब डिस्ट्रैक्ट एक फार्मूला ऐसा है कि मैं उसको A से लेकर Z तक कुछ भी दे सकता हूं सिवाय उस चीज के जो उसने मांगी थी। मुझे उसका ध्यान बटाना है, क्योंकि उसने मोबाइल या वो पेप्सी या वो चीज मांगी थी, मैंने उसको नहीं देनी, वो मेरे को किसी भी कीमत में नहीं देनी, मैंने इग्नोर किया, लेकिन वो मान नहीं रहा, वो बहुत रो रहा है, तो अब मैं कोशिश करूंगा उसको डिस्ट्रैक्ट करने का। अब मैं उसको कुछ भी दूंगा, लेकिन उसको वो नहीं दूंगा जो जिसकी वजह से वो रो रहा था। तो डिस्ट्रैक्ट करके 80% लेवल तक बच्चे हो जाएंगे, मतलब 70% तक हो गया, ठीक है, नहीं तो 80% इस लेवल पर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं तो मासूमियत है, उस मासूमियत को हम थेरेपी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसका ध्यान मैंने कहीं और लगा दिया, उसको कोई और चीज दी, उसका ध्यान बटा दिया। अब कई हमारे बच्चे यहां पे भी नहीं मानेंगे, सो उस समय मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा इतना ही रोता जा रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा था, चीज तो नहीं देनी। तो इसका मतलब मैंने इग्नोर किया, नहीं चला, मैंने डिस्ट्रैक्ट किया, नहीं चला। तो तीसरा स्टेप क्या होता, क्या है, ये भी एक माइंड का एक कंस्ट्रक्ट है, बच्चे का उस चीज के साथ एसोसिएशन हो गया। वो बच्चा अपने आप को हटा ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो चीज उसको नजर आती जा रही है। सो या तो चीज उसकी नजरों से हटाओ, या बच्चे को उस जगह से हटाओ। चाहे आप बाहर बालकनी में ले जाओ, छत पे ले जाओ, कहीं नीचे ले जाओ, स्कूटर का चक्कर लगवाने ले जाओ, गाड़ी में ले जाओ, कुछ भी करो, बट नाउ चेंज द लोकेशन। या तो उस ऑब्जेक्ट की चेंज द लोकेशन, और अगर ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता तो बच्चे का चेंज द लोकेशन। सो अब 90% तक चांसेस हैं कि जैसे ही बच्चे के सामने से वो चीज हटेगी और हम उसको कहीं और ले जाएंगे, तो वो चांसेस काफी हद तक ये है कि वो बच्चा उस चीज को भूल जाएगा। हमने चीज नहीं दी, साम दाम दंड भेद, अभी तक मैंने चीज उसको नहीं दी। लेकिन होता क्या है, 10% बच्चे ऐसे होंगे जो इस लेवल से भी नहीं निकलेंगे। अब हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रूल ये कहता है कि एक बार ना कर दिया तो अब ना ही है। लेकिन वो बच्चे को मैंने इग्नोर भी कर दिया, डिस्ट्रैक्ट भी कर दिया, और चेंज द लोकेशन भी कर दिया। बच्चा अभी भी नहीं रुका। अब छोटा सा बच्चा है, साव साव हो गया है, चेहरा लाल हो गया है, रो रो के वो ड्रूलिंग है, सांस में मुश्किल आ रही है। अब पेरेंट होने के नाते मुझे उसको चुप तो कराना पड़ेगा। अब आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, फॉलो द कमांड। अब ये फॉलो द कमांड क्या है, ये एक तरीके से हम हार रहे हैं, हम अपनी हार मान के उस बच्चे को वो चीज देने वाले हैं जो वो मांग रहा था, लेकिन उसका एक रूल बना दिया हमने। उसमें हमने एक कंपोनेंट ऐड किया, फॉलो द कमांड। फॉलो द कमांड में मैंने उस बच्चे को कहा
मान लो ये मैंने एक रुमाल था नीचे गिर दिया, ये रुमाल उठाकर मम्मा को दे दे, ये रुमाल उठाकर मम्मा को दे दे, फिर मैं ये दे दूंगा। उठाओ, इस रुमाल को पहले उठाकर यहां रख दो। चांसेस हैं कि वो बच्चा वो रुमाल उठाकर ऊपर रख दे। बाई चांस उसने रुमाल उठाकर ऊपर रख दिया, वो चीज दे देना उसको। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब तो वो इतना छिड़ चुका है कि अब क्या मानेगा आपकी बात। सो वो तब नहीं मानेगा, अब तो आपकी हार तय है। लेकिन इस हार को जीत में कैसे बदलना है वो समझिए। अब कोई दूसरा बंदा आएगा, अब वो उसका हाथ पकड़ के एक रुमाल को पकड़ के बोलेगा मम्मा क्या कह रही है, ये मम्मा क्या कह रही है, इसको ये पकड़ो, पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मम्मा के हाथ में पकड़ाओ, मम्मा पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अपने हाथ से पकड़ा दिया और उसको कहा वेरी गुड मम्मा, देखो इसने दे दिया आपको, दे दिया इसको, इसने दे दिया ना आपको, अब दे दो इसको। और अब हमने उसको वो चीज दे दी। अब इस पूरी गेम में हुआ क्या? बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो चौथे लेवल तक पहुंचेंगे, और ये चौथा लेवल सिर्फ आपका लास्ट रिजॉर्ट है, ये पहले नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। अब जब ये एक बार इस्तेमाल हो गया तो अब हमने बच्चे के ब्रेन में एक मैसेज डाला कि बेटा सिर्फ तुम्हारे कहने से नहीं हुआ, जब तुमने हमारा कहना माना तो तुम्हें यह चीज मिली है, सो फॉलो द कमांड। अब आप कहोगे 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसको ये क्या समझ आएगी? सब समझ आती है। एक चीज जब हम 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार जब हम ये करते हैं ना, तो ब्रेन के अंदर एक सर्किट बन जाता है, बच्चे को सब समझ आता है। आप उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ये ट्रेनिंग है। क्यों ऐसा होता है कि जब आप बच्चे को यहां लेकर आते हैं तो उस समय तो बच्चा बड़े टेंट्रम कर रहा होता है, और जाहिर सी बात है ये किसी भी पेरेंट के लिए बड़ा इमोशनली पेनफुल होता है कि हम बच्चे को यहां लेकर आए हैं और बच्चे को वो अंदर रुला रहे हैं। एग्रीड। लेकिन ये क्या रुला रहे हैं ये समझिएगा, ट्रांसपेरेंसी है। हम ये खुद आपको समझाते हैं, मुझे खुद मालूम है कि बहुत इमोशनल पेनफुल होता है कि बच्चा मेरी आंखों के सामने रो रहा है और हम उसको रुला रहे हैं। देखो, रुलाने का थेरेपी के अंदर एक रूल है। मेरे सामने एक बच्चा बैठा, मैंने उसको काम करवाने की कोशिश की और बच्चा रोने लग गया। अब अगर बच्चा रोने लग गया और मैंने छोड़ दिया, तो बच्चे को मैंने सिखा दिया कि बेटा रो, मैं काम नहीं कराऊंगा, तो फिर उसके लिए तो आप मेरे पास नहीं लेकर आ रहे ना। तो हम क्या करते हैं, देयर इज अ रूल ऑफ 2 to 10 मिनट्स। हम 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक बच्चे को रुला सकते हैं एज पर द साइंटिफिक क्राइटेरिया। होता क्या है, कई बच्चे हमारे बहुत छोटे होते हैं, वो 2 मिनट के अंदर ही वही वाली पोजीशन आ जाती है, चेहरा लाल, सांस ऐसे होके ऐसे पता नहीं क्या वो भरने और कुछ हैं, वो देखकर पता चल जाता है कि ये बच्चे की इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। तो इसके लिए हम ट्रेनर्स ट्रेंड होते हैं कि हम उस समय ये फैसला लेते हैं कि नहीं, ये 2 मिनट ही बहुत है, इसके लिए इससे ज़्यादा नहीं रुला सकता, तो मैं उसको छोड़ दूंगा, जो वो करना चाह रहा है करने दूंगा। जैसे ही उसकी सांस में सांस वापस आई, जैसे ही वो नॉर्मल हुआ, मैं फिर उसको उसी टेबल पर लेकर आ गया, और इस बार मैं उसको 2.25 मिनट या 2.5 मिनट से पहले नहीं छोड़ूंगा। तो ये करते 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 हम धीरे 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 उसके ब्रेन को ट्रेंड करते हैं कि बेटा काम तो करना ही पड़ेगा। अब मैं एक टास्क करवा रहा हूँ, 5 मिनट का टास्क है, और वो बच्चा नहीं करना चाह रहा। बच्चे को तो नहीं पता ये 5 मिनट का टास्क है। अगर वो मेरे को लगा कि मेरे को हार माननी है, तो मैं बहुत स्मार्टली क्या करूंगा, मैं उसका हाथ पकड़ के फटाफट वो टास्क करवा दूंगा। वो चाहे आधे मिनट में हो जाए, चाहे 1 मिनट में हो जाए, उसको बोलूंगा फिनिश, ओके जाओ। वो मैंने स्मार्ट प्ले किया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि मैं इस बच्चे को 5 मिनट नहीं बैठा पाऊंगा, लेकिन उसके जस्ट रोने से छोड़ूंगा नहीं। उसको वो टास्क मैं अपने हाथ से करवा दूंगा, जल्दी करवा दूंगा, 1 मिनट में फिनिश करा दूंगा, लेकिन ये बोलूंगा कि फिनिश, वेरी गुड, जाओ। सो हमें हमारे इन बच्चों के साथ थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। है तो ये हमारी चालाकी, लेकिन ये बच्चों के फेवर के लिए, तो हमें इस चीज़ को उतने तरीके से चलाना पड़ेगा। नो हिट पॉलिसी, नो थप्पड़ फ्लैशिंग, नो गुस्सा, कुछ नहीं होगा। अगर गुस्से से, थप्पड़ से मेरे बच्चे सीखते हो तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है, फिर तो कुछ भी किया जा सकता है। नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा। सो ये पेशेंस आपको भी रखना पड़ेगा। घर पे भी किसी भी खिज में
उसको थप्पड़ नहीं मारने हैं, वो बच्चा नेगेटिव सीख जाएगा, वो हिटिंग बिहेवियर सीख जाएगा, उस बच्चे को वो जानबूझकर नहीं कर रहा है, वो उसकी कंडीशन है। ये हमें बल्कि पेरेंट्स को भी ये बताना पड़ता है, जबकि पेरेंट्स के लिए कितने प्यारे बच्चे होते हैं, लेकिन हमने भी तो अपने माँ बाप से थप्पड़ खाए ही हुए हैं। गुस्से में पेरेंट वो थप्पड़ मारता है तो वो तो यही सोचता है कि मैं बच्चे को मार रहा हूँ और ठीक कर रहा हूँ। नहीं होगा, थेरेपी में ये चीज़ नहीं चलेगी। सो नो हिट पॉलिसी, नो थप्पड़ की फ्लैशिंग, नो बहुत ज़्यादा खींच, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होगा। ये बहुत ही सहज से काम होगा, बहुत ही टाइम से पेशेंस के साथ होगा। देयर इज़ अ सिस्टम। कई बार 2 हफ्ते लगते हैं, कई बार 2 महीने लगते हैं, कई बार इससे भी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि दिस इज साइंस। अगर मैं सिस्टम से चलूंगा तो ब्रेन में सर्किट बनना तय है, जिस दिन बन गया उस दिन ठीक। सो पहले 2 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक जो हम बोलते हैं कि जब भी कोई न्यू एडमिशन आती है कि प्लीज हमें 6 हफ्ते दीजिएगा, क्योंकि 6 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम बच्चे स्टेबल भी हो जाते हैं और हमें यह भी पता चल जाता है कि उनका कैलिबर क्या है, क्योंकि हमने बहुत सारे ट्रायल एंड एरर मेथड करने हैं। हमें उनका प्रोसेस पता चलता है कि बच्चे की पेस क्या है, इसको टीचिंग का तरीका क्या है। तो उन 6 हफ्ते में हम बच्चे को पहली बार एक बार सारी चीज़ें जज करके समझ के फिर आपकी पहली पीएमटी करते हैं, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की कैपेसिटी ये है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी बार भी मैं पहली पीएमटी करता हूं तो मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं ये तो पहले भी कर लेता था, ये जो आपने अभी दिखाया है ये तो पहले भी कर लेता था। भाई एग्रीड, भाई उसी चीज को तो मैं सारा टेस्ट कर रहा हूं, उसी चीज को तो मैं गोल्स सेट कर रहा हूं। अगर वो ये कर पा रहा है तो अब उसके नए गोल्स बन जाएंगे। सो पहले 6 हफ्ते हम सबके लिए इंक्लूडिंग बच्चा बहुत चैलेंजिंग है। सो बच्चे को भी स्टेबल होने में टाइम लगता है, हम लोगों को भी उसको समझने में टाइम लगता है, और फिर हमें आपको भी समझाने में टाइम लगता है। बट यस, जो सेकंड फेज होता है यानी कि 6 हफ्ते के बाद, यानी कि 1.5 महीने के बाद जो सेकंड फेज होता है वो रियल थेरेप्यूटिक प्रोसेस होता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 4 महीने का टाइम पीरियड जरूर लगता है ये देखने के लिए कि मेरे बच्चे में विजिबल सिम्टम्स नजर आ रहे हैं इंप्रूवमेंट के कि नहीं आ रहे। लेकिन ये सारा का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है अगर हम स्टबन बिहेवियर को एड्रेस नहीं करते। तो मैं कुछ भी नहीं सिखा पाऊंगा। अगर बच्चे की जिद के आगे मैंने सिंपली हार मान दिया और वो जो कह रहा है मैंने उसको हमेशा करने दिया, तो वो तो सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर है। और आप यकीन मानिए, बच्चे को ना रुलाना और बच्चे को इजी वे में रखना ये सबसे आसान काम है। मुझे क्या प्रॉब्लम है, बच्चा जो कर रहा है उसको करने दो, वो नहीं रोएगा। मैं ओपीडी भी तो करता ही हूं, बच्चा जो कह रहा है मैं करने देता हूं, वो खुश है। प्रॉब्लम तो तब आएगी ना जब मैं उसको उसके हिसाब से नहीं करने दूंगा। तो इस चीज को साइंटिफिक तरीके से समझना है। तो आज हमने पहला मॉड्यूल तय किया है। पहला मॉड्यूल हो गया बिहेवियरल इश्यूज। बिहेवियर इशू को कैसे हैंडल करना है, 4 तरीके हैं। ये जो हो रहा है, अगर ये रिकॉर्डिंग सारी सही हो जाती है, चेक कर लेते हैं, तो इसी रिकॉर्डिंग को हम लोग यहाँ चला देंगे, ताकि जो बाकी के पेरेंट्स अगर नहीं पूरी तरह से सुन पाए हैं तो वो इसको एक बार दोबारा समझ लेंगे। समझिए, एक ही चीज को अगर मैं इंडिविजुअली हर एक को बताने लग जाऊंगा, दिस विल बी शेयर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। देखो, यही बात मैंने आपको समझानी है, यही आपको समझानी है, यही आपको समझानी है। यही अगर मैं 10-20 लोगों को इकट्ठा समझा देता हूं और उसके बाद सेम इसी चीज को यहां वीडियो पे लगा देता हूं, तो आप शांति से बैठ के एक बार, ये कितना आधा घंटा लगा है, तकरीबन आधे घंटे का। अब ये आधे घंटे का सेशन एक बार पूरे फोकस के साथ ये सुन लीजिए। सो ये एक मॉड्यूल हो जाएगा। मैंने अपना एक क्वालिटेटिव रिसर्च शुरू किया, होपफुली अगले 3 या 4 महीने में रिसर्च पूरी हो जाएगी। 15 पॉइंट्स हैं सिर्फ जो मुझे आप लोगों को सिखाने हैं। टोटल आपके सवाल 0 हो जाएंगे। टोटल मैं आज तक हजार पेरेंट्स के साथ डील कर चुका हूं, ओपीडी, असेसमेंट, थेरेप्यूटिक, पीएमटी ट्रेनिंग्स के अंदर। अब तक मैं हजार पेरेंट्स डील कर चुका हूं। 15 पॉइंट से ऊपर पॉइंट्स ही नहीं है, जिसमें से एक पॉइंट ये वाला। सो अगर हम एक एक पॉइंट समझ के और उसको काम करना शुरू कर दिया ना, यकीन मानिए ये जर्नी बहुत आसान हो जाएगी और टाइम बहुत बच जाएगा, क्योंकि तब आप और हम में कोई कंफ्यूजन या कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रह जाएगा। सो सिर्फ ये समझ लीजिए कि आज हमारे अब बाकी के 14 पॉइंट्स रह गए हैं, दैट्स इट। और ये भी नहीं है कि मैं आपको देना नहीं चाहता, मैं चाहूं तो आज ही दे सकता हूं, लेकिन इंफॉर्मेशन ओवरलोड कभी काम नहीं करता। इसीलिए स्कूल में भी आधे घंटे के बाद पीरियड्स चेंज होते हैं ना। सो एक दिन के अंदर इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं ले सकते, नहीं तो होगा नहीं। और एक चीज और, जो सुन लिया, सुनने से कुछ भी नहीं होना। किससे होना है? करने से होना है। तो करके आप एक बार ट्राई कीजिए। नहीं हो रहा, हम यहां बैठे हैं, ये मैं ओपनली सबको बोल रहा हूं, आप अपना काम कीजिए। नहीं हो पा रहा, उसकी एक वीडियो बनाइए छोटी सी, 1 मिनट की, 1.5 मिनट की,
वो वीडियो मुझे सेंड कर दीजिए, हमारे ट्रेनर्स को सेंड कर दीजिए, कोऑर्डिनेटर्स को सेंड कर दीजिए। हम अलग से ही देखेंगे कि आपकी कहां कमी आ रही है, हम फिर सिखा देंगे उसको। 2 बार सिखाना पड़े कि 20 बार सिखाना पड़े, वी आर हियर। अगर आपके बार बार पूछने से हमें कोई खिज हो रही है, अगर हमें कोई इरिटेशन हो रही है, तो हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आपका हक बनता है, आप यहां पर ट्रेनिंग के लिए आए हैं, जहां जो दिक्कत आती है पूछिए, लेकिन जो ये सिखा दिया है इसको प्रैक्टिस कीजिए। और ये भी एक चीज समझ लीजिए लास्ट, ये एक बार करने से नहीं होगा, कितनी बार करना पड़ेगा? जब तक हो नहीं जाएगा, जब तक हो नहीं जाएगा। सो ये 5 बार करना पड़ सकता है, 50 बार करना पड़ सकता है, 500 बार करना पड़ सकता है, बट दिस इज साइंस, इट विल वर्क हर बच्चे में अलग तरीके से। और आप सब में क्या करें, हम सब लोग एक बड़े परिवार की तरह है ना, अपनी सक्सेस स्टोरीज दूसरे से शेयर कीजिए। मैं कहीं एक पीएमटी कर रहा था, किसी पेरेंट ने, पता नहीं मैंने कोई और बात बोली, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, उन पेरेंट ने, उनसे एक ने कहा ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। भाई साहब 3 पेरेंट्स खड़े हो गए, कहते हैं हमने किया। तो पेरेंट्स में से ही जब आप करना शुरू कर देंगे, तो आप में से जब कुछ लोगों को भी सक्सेस होनी शुरू हो गई ना, तो आपके हौसले बढ़ने शुरू हो जाएंगे। नहीं, उसमें एक और आपके हौसले से दूसरे पेरेंट के हौसले बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और बच्चे मेरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। उसमें सबसे बड़ी एक चीज है यार, यहाँ मैक्सिमम पेरेंट ना मुझे देख के आए मैक्सिमम पेरेंट मुझे देख के आए जिस संयम में इतनी इंप्रूवमेंट आ गई है, पर मैंने किया क्या वो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हमेशा बच्चे की थेरेपी से पहले भी पेरेंट की थेरेपी होनी बहुत जरूरी है, ये हम यहां करते हैं। और पता क्या है, सबको पता है कि कौन सी चीज बुरी है कौन सी अच्छी है, बट हमें जब एक सर्टिफाइड उस पर मोहर लगा देता है ना, तो हम उसे मान लेते हैं। घर पे हम लोग कहते हैं ना ज्यादा शुगर नहीं खाओ, जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं वो ज्यादा नहीं खाओ ना, तो हम मानना शुरू कर देते हैं। मैंने भी यही करा। अब ये हमने कितनी बार सबको बता दिया, मैंने कहा जी अब प्रोफेशनल को बुला लो, ये बताएंगे तो अब सर्टिफाइड हो जाएगा। बोल तो मैं भी यही रहा था, बोल तो ऋचा भी यही रही थी, पर वो समझ नहीं आ रहा। सच कह रहे हैं, अगर आप लोग मुझे देख के आए हो तो फिर हम पे ट्रस्ट भी तो रख लो और एफर्ट्स भी कर लो। हाँ, और फिर वही कह रहा हूं, ये कब तक कर रहे हैं, जब तक होगा नहीं। छोड़ तो सकते ही नहीं हम लोग, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं। और नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि आपका पेशेंस लूज हो रहा है, दोबारा समझ लो हमसे। हम फिर करने के लिए तैयार है, वी आर नॉट आउट ऑफ रीच। और सच बता रहा हूं, जो डॉक्टर साहब ने अभी बताई है ना जैसे चीजें, कि ऑटिज्म की क्या चीजें हैं, कि उसको बोलने में दिक्कत है, आपकी बात समझने में दिक्कत है, अपने कम्युनिकेशन में दिक्कत है, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर है। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो बिहेवियर हैं, और ये बिहेवियर हमसे ज्यादा आप लोग ठीक कर पाओगे। सिर्फ और आपको सिस्टम पता होना चाहिए बस आप लोग अपने पेशेंस लूज कर देते हो, जिस वजह से वो बच्चे के बिहेवियर और बनते जाते हैं। वो आपके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए और चैलेंज बन जाते हैं। हम तो उसे फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने कभी आपको कहा जी ये हमसे नहीं करता, आप तो हमें हमेशा कह देते हो कि आपने बता दी। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने इतनी सारी चीजें बता दी, ये होगा नहीं, इतनी इजीली नहीं होगा, पर उसमें सब लोग फिर आके बोलेंगे जी आपने बताया हुआ नहीं, और फिर हमने छोड़ दिया। सो वही अगर आप उस बिहेवियर को भी सेट कर दोगे ना, तो मैं सच कहता हूं आप लोगों को सेंटरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको हमारे पास इतने लंबे लंबे सेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही साइंस है। हाँ, अगर मैंने लिखवा दिया बता दिया तो आप बस करो, यही है, हम भी यही कर रहे हैं। सिर्फ एक बार अगर आप लोग ट्रस्ट रख के उस तरीके से उस स्ट्रक्चर वे के साथ बच्चे के साथ काम करना शुरू कर दोगे ना, मैं सच बोल रहा हूं, जो यहां पेरेंट 6-6 सेशन लेते हैं ना, आपके लिए एक सेशन सफिशिएंट है। एक सेशन सफिशिएंट है। ये हमें 6-6, 8-8 क्यों सजेस्ट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग घर पे कर नहीं पाते। कौन सी ऐसी मशीनरी लगी है जिसपे हम बच्चे को वो काम कराते हैं? करते तो फिर वो भी है, और वो भी इंसान है और हम भी। और बल्कि मैं हमेशा बार बार अपनी हर मीटिंग में आप लोगों से कहता हूं, क्या आपके बच्चों के लिए आपसे बेहतर ये लोग कर लेंगे? बस ये छोड़ते नहीं है, हम लोग करते नहीं। अगर हम अपने बिहेवियर भी सेट कर लेना और वो चीजें स्ट्रक्चर को फॉलो करना शुरू कर दें, आप लोगों को 6-6 महीने बाद हमारी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं, और मैंने इसी मॉडल को समझ के ही इंप्रूव करा है। मेरे इन्हीं प्रोफेशनल्स ने मुझे यही गाइड करा और मैंने उन चीजों पे असर करा। वही चेंज द लोकेशन, डिस्ट्रैक्शन, नहीं मानना, खुद कमरे के बाहर सोना, रात में से इनकी जिद है मुझे टीवी देखना है,
एक टीचर को बता रहा हूं, वो समझा रहा है, तो मुझे कमरे के बाहर यहां बैठना पड़ता है 1-1 बजे तक, यहीं बैठ के, ये मेरे कमरे के बाहर, क्योंकि मैं पिघल जाता हूं। पर वो धीरे धीरे जब वो समझ गया, फिर मैंने भी पिघलना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे वो अचीवमेंट दिखनी शुरू हो गई। सो अगर आप मैक्सिमम मुझे देख के ही आए हो तो फिर मेरे पे विश्वास भी रखो फिर। और ये कोई सेम के साथ भी कोई 1 महीने से हो गया भाई, 4 साल लग गए, सालों साल लग गए, 4 साल लग गए, तो इस पे कैसे हो जाएगा इतनी जल्दी फिर? सो हमें सबसे पहले ना अपनी थेरेपी करनी भी बहुत जरूरी है। मतलब सालों साल, ये मतलब नहीं है कि प्रोफेशनल्स हाँ। की जरूरत है, प्रोफेशनल की जरूरत तो 1 साल एक में साल। कंप्लीट। वो हम हमेशा कहते हैं, जिससे भी हम कहते हैं जी आपको मैक्सिमम 1 साल आने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक आप ही खुद ही इतने प्रोफेशनल बन जाओगे। और सच बोल रहा हूं, ये जो 15 मॉडल्स कह रहे हैं ना, 15 मॉड्यूल्स कह रहे हैं, अगर आपने ये पहला मॉड्यूल ठीक कर लिया ना, आपको उन 15 की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीजें इसी में एड्रेस हो जाएगी, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग सच में, अगर आप लोगों को ये दर्द होता है ना, मेरा पैसा लग रहा है यार, अंदर बच्चे का टाइम वेस्ट हो गया, ये हो गया, मैं कई बार समझाता हूं वो भी हमारी एक इन्वेस्टमेंट होती है। अगर यार उस पैसे की इतनी दर्द है तो फिर काम भी करना शुरू करो ना यार, वो दर्द हमारे तक आके क्यों है? और ये अल्टीमेटली जैसे ही आप इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, ये आपको सिस्टम इजी लगने लग जाएगा। ये हमेशा तब तक ही लगता है, अब जिसको आज तैरना नहीं आता और वो तैरना शुरू करने चाहता है, मतलब मैं सच में अपनी बात बता रहा हूं, मैं आज तक स्विमिंग नहीं सीख पाया, 1 बार 2 बार 3 बार कोशिश की, पानी अंदर गया, हाँ लंग्स के, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं बाहर, आज तक स्विमिंग नहीं सीख पाया मैं। और यहाँ मेरे बच्चे आप देख लो, जिसको सिखाते हैं वो सीख जाता है। नहीं, और एक एग्जांपल और, इनको गाड़ी नहीं चलानी आती थी भाई, अब आती है, अब तो एक हैंड से गाड़ी चलाते हैं और एक हाथ से फोन सुनते हैं, क्योंकि अब करना आ गया ना, ये हम सब लोग हैं ना, अब इजी हो गया हमारे लिए। तो जब आपको भी करना आ जाएगा ना, तो आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, आप लोगों की हमसे कंप्लेंट बंद हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है, बीच में बहुत सारे पेरेंट बैठे हैं जिन्होंने 2-2 महीने में करना सीख लिया है, हो भी गया है। जब उनकी वीडियोस देखते हैं ना, तो हमें भी बहुत खुशी होती है। मैं तो बता के कह रहा हूं, वो पीछे बैठे हैं स्वरूप जी, 2.5 महीने हुए बच्चे को ऑस्ट्रेलिया से आए हुए, वंडरफुल वर्किंग है यार। पेरेंट के खुद के एफर्ट हमसे कई गुना ज्यादा है घर पे, और 2.5 महीने में रिजल्ट भी है, फुल्ली सेटिस्फाई है पेरेंट बैठा हुआ। वो वही कह रहा है कि पहले भी था, पहले बस करना नहीं आता था, पता नहीं था करना कैसे, सिखा रहे हैं। अब ये कॉन्टिन्यूसली ये क्लासेस रहेंगी, बच्चों की थेरेपी रोज होती है, हमारी शायद वीकली हो जाया करेगी, हम आपको दोबारा मोटिवेट करते रहेंगे। जो मॉड्यूल्स की वीडियोस लग रही हैं, जब लोग आप यहाँ बैठे हैं, प्लीज अपने मॉड्यूल्स अगर देखे हुए हैं तो रिसेप्शन पे रिक्वेस्ट करके अगला मॉड्यूल चलवा लीजिए। थोड़ा सा अगर आप ये चीजें कर लेंगे ना, महीने भर के एक बार ही सुननी है, इससे ज्यादा क्या करनी है, अपनी कॉपी पेन लेकर बैठे, उसमें पॉइंट्स नोट कर लिए, तो और जल्दी हो जाएगा, हम इन सब चीजों से भी टाइम से बच जाएंगे। यही सारा एक हमारा पर्पस है। बट आज इस मीटिंग को क्लोज करने से पहले सच में आप लोग एक प्रॉमिस करके चलना यार, ये तभी हमें बार बार करने का फायदा है। आप लोग अपने बिहेवियर पहले सेट करने शुरू करना, वही चीज है कि उसकी जिद नहीं पुगानी है, पर उसकी लिमिट नहीं हो रहा, हमसे बार बार डिस्कस कर लो, हम समझा देंगे कैसे होगा, होगा 100% होगा। तो तभी हमें इस मीटिंग्स का अगली बार करने का फायदा है। ठीक है जी, सो टाइम मेरे ख्याल बच्चों का हो गया है, होल्ड किया, सो दोबारा हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू।